अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट का जो नया टॉपिक है, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जिसमें हम लीडरशिप के डिफरेंट ट्रेड्स के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करें, आप सबसे अगेन ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को इन वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ साथ जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ताकि आप हमारी जो भी अपडेटेड वीडियोस हों उसके साथ उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। हमने आज अपने लीडरशिप से रेलेवेंट जो है वो सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करना है, जिसका नेम है ट्रेड अप्रोच। और इसके अंदर जो है वो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ डिस्कशन की थी कि हमारे पास दो मेजर थ्योरीज हैं लीडरशिप से रेलेवेंट, ट्रेड अप्रोच और प्रोसेस अप्रोच। तो प्रोसेस अप्रोच को हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। प्रोसेस अप्रोच का मतलब क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है ये ट्रेड अप्रोच के ऊपर है, जिसमें हम ये बात करेंगे कि ट्रेड अप्रोच के डिफरेंट फेजेस क्या रही, कौन कौन सी डिफरेंट ट्रेड्स इसके अंदर आइडेंटिफाई की गई, कौन कौन से रिसर्चर्स ने इसके ऊपर किन किन ट्रेड्स के ऊपर काम किया, और फर्दर जो है वो अब इसका सिनेरियो जो है वो क्या है। तो इसमें हम आज जिन टॉपिक्स सब टॉपिक्स पे बात करेंगे, हम सबसे पहले ट्रेड अप्रोच से रेलेवेंट ग्रेट पर्सन थ्योरीज की बात करेंगे, देन हम हिस्टोरिकल शिफ्ट्स इन ट्रेड पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, देन व्हाट ट्रेड डिफरेंशिएट्स लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स, कौन सी ऐसी ट्रेड्स हैं जो लीडर्स और नॉन लीडर्स को डिफरेंशिएट करती हैं, देन हाउ डज द ट्रेड अप्रोच वर्क, और ट्रेड अप्रोच जो है वो ये वर्क जो है वो किस तरह से करती है, इसकी ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो ये हमारे 4 सब टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर जो है वो हम आज डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेड अप्रोच। Trade approach is one of the first systematic attempts to study leadership, which is called as great person theories. It focused on identifying innate qualities and characteristics possessed by great social, political and military leaders. ट्रेड अप्रोच को जो है वो ग्रेट पर्सन थ्योरी भी कहा जाता है, और इसको ग्रेट पर्सन थ्योरी इसलिए कहा जाता है कि इसका जो थ्रू आउट जो फोकस रहा है वो ग्रेट मैन की डेफिनेशंस पे रहा है कि ग्रेट मैन कौन है, ग्रेट मैन में जो है वो ट्रेड्स कौन कौन सी होती हैं। और इनका जो मेजर फोकस रहा वो हर फील्ड के अंदर जो ग्रेट पर्सनालिटीज थी, वो चाहे वो ग्रेट पर्सनालिटी वो सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में या मिलिट्री लीडर्स हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जो है वो मौलाना शफकत रूमी है, मतलब जितनी भी आपकी वो गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो जितनी भी पॉलिटिकल फील्ड्स में, आपकी सोशल फील्ड में, मिलिट्री लीडरशिप में जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, ग्रेट मैन हैं, उनके ऊपर जो है वो उनका फोकस रहा इन अर्ली 1900s. So, of interest to scholars throughout the 20th century, the trade approach was one of the first systematic attempts to study leadership. तो ये सबसे first systematic theory थी जिसने leadership को study किया 20th century में. So, in the early 20th century, the leadership traits were studied to determine what made certain people great leaders. तो अर्ली 20th सेंचुरी में इस चीज़ पे मेजर फोकस रहा कि लीडरशिप की कौन कौन सी ट्रेड्स हैं जो लोगों को ग्रेट लीडर्स बनाती हैं। So the theories that were developed were called great man theories because they focused on identifying the innate qualities and characteristics possessed by great social, political and military leaders. इनको great leader theory कहा जाता रहा, great man theory कहा जाता रहा. So it was believed that people were born with these traits and that only the great people possess them. तो इस चीज़ को ये थ्योरी ये बिलीव करती है कि ये जो लोग थे जिनको हम ग्रेट मैन जिनको कहा, जिनको हमने कहा कि वो ग्रेट लीडर्स हैं दुनिया के, तो ये चीज़ को बिलीव किया जाता है कि वो लोग इन क्वालिटीज़ के साथ, इन ट्रेड्स के साथ पैदा हुए थे, और सिर्फ जो ग्रेट लोग होते हैं उनके अंदर ही ये क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, उनके अंदर ही ये ट्रेड्स अवेलेबल होती हैं। एक कॉमन मैन में जो है वो ट्रेड्स या क्वालिटी जो है अवेलेबल नहीं होती। Then, in the mid-20th century, the trade approach was challenged by research that questioned the universality of leadership traits. तो मिड 20th सेंचुरी तक ट्रेड अप्रोच चलती रही, डिफरेंट ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की रिसर्चर कोशिश करते रहे
लेकिन मिड 20th सेंचुरी में जाके रिसर्चर्स ने रिसर्च की और उन्होंने इस चीज़ को, इस थ्योरी को चैलेंज किया, इस अप्रोच को चैलेंज किया। उन्होंने चैलेंज किस बेस पे किया? चैलेंज इस बेस पे किया गया कि जो भी ट्रेड्स आइडेंटिफाई की जा रही हैं उनकी यूनिवर्सलिटी क्या है। उन्होंने कहा कि जो भी आपने ट्रेड्स फाइंड आउट की हैं, ये वो स्पेसिफिक सिचुएशंस के ऊपर जो है वो उनका फोकस है, स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर जो है वो उनकी वर्किंग है, जबकि वो यूनिवर्सल नहीं है। मींस एक लीडर की जो ट्रेड्स हैं वो दूसरी सिचुएशन में लीडर की ट्रेड से डिफरेंट है। मींस कोई ऐसा सेट जो है वो ट्रेड्स का अवेलेबल नहीं है जिसको आप कहें कि जी जितने भी लीडर्स हैं उन सब के अंदर जो है वो ये ट्रेड्स अवेलेबल है। इन ए मेजर व्यू, Stockdale in 1948 suggested that no consistent set of traits differentiated leaders from non-leaders across a variety of situations. तो स्टॉकडिल ने जो स्टॉकडिल है इस 1948 में एक रिसर्च की और इसने डिफरेंट जो ट्रेड्स के ऊपर रिसर्च हुई थी उसके ट्रेड्स को देखा। उसने कहा कि इन तमाम थ्योरीज के अंदर कोई एक भी ऐसा कंसिस्टेंट सेट नहीं है लीडर ट्रेड्स का जो वैरायटी ऑफ जो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर जो है वो काम कर रहा है। जो हम कहेंगे जी ये एक ऐसा सेट है जो कि इन लीडर्स के अंदर जो है वो मौजूद है और नॉन लीडर्स में ये मौजूद नहीं है। An individual with leadership traits who was a leader in one situation might not be a leader in another situation. तो एक सिचुएशन के अंदर आपने एक इंडिविजुअल को कहा कि जी ये लीडर है क्योंकि इसके अंदर ये ट्रेड्स हैं, लेकिन जब आप उन ट्रेड्स के साथ एक दूसरी सिचुएशन में जाते हैं तो वहाँ पे वो लीडर जो है वो लीडर नहीं रहता, क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर जो है वो लीडरशिप की ट्रेड्स जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो उसने ये क्वेश्चन किया कि जी हम ये कह तो रहे हैं कि जी लीडरशिप ट्रेड्स हैं, लेकिन आप एक सिचुएशन के अंदर कुछ लीडरशिप ट्रेड्स की बात करते हैं, दूसरी सिचुएशन के अंदर जो है वो कुछ लीडरशिप ट्रेड्स की बात की जाती है। तो इसके अंदर यूनिवर्सलिटी नहीं है, हम चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह पा रहे कि कौन सी ऐसी जनरल ट्रेड्स हैं कि जो हर जगह पे जो है वो अप्लाई हो रही हैं। Then, rather than being a quality that individuals possess, leadership was reconceptualized as a relationship between people in a social situation. तो देन फिर जो सेकंड शिफ्ट आई इन द मिड 20th सेंचुरी वो ये आई कि बजाय इसके कि इंडिविजुअल्स की उन क्वालिटीज़ को देखा जाए जो उनके पास होती हैं, लीडरशिप को ये कंसीडर किया गया कि लीडरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन पीपल, कि ये लीडर और फॉलोअर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है किसी भी सोशल सिचुएशन के अंदर, और उस सोशल सिचुएशन के मुताबिक जो भी क्वालिटीज चाहिए होती हैं वो उस टाइम पे एक लीडर को डिटरमिन करती हैं। पर्सनल फैक्टर्स रिलेटेड टू लीडरशिप कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। पर्सनल फैक्टर्स को उन्होंने कहा कि वो इम्पोर्टेंट है लीडरशिप के लिए, बट रिसर्चर्स contended that these factors were to be considered as relative to the requirements of the situation। लेकिन रिसर्चर्स ने इस चीज़ पे एग्री किया कि वो जो फैक्टर्स हैं पर्सनल फैक्टर्स वो उस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंसीडर किए जाते हैं, सिर्फ उन फैक्टर्स की वजह से कोई भी लीडर जो है वो लीडर नहीं बनता। सो द ट्रेड अप्रोच has earned new interest through the current emphasis given by many researchers to visionary and charismatic leadership। तो रिसेंटली जो है वो ट्रेड अप्रोच ने एक टर्न लिया और इसका मेजर फोकस आया विजनरी और करिज्मेटिक लीडरशिप के ऊपर। Charismatic leadership becomes the forefront of public attention with the 2008 election of the United States first African American President Barack Obama, who is the charismatic leader among many other attributes। तो 2008 में जब यूएस का जो इलेक्शन हुआ वो आप सबको पता है कि उसमें फर्स्ट टाइम अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने बाराक ओबामा जो है, और उनके बारे में ये बिलीव किया जाता है कि वो करिज्मेटिक लीडरशिप थी उनकी, वो करिज्मेटिक लीडर थे, उनका विजन ब्रॉड था, उसके जो बाकी उनके साथ लीडरशिप थी क्वालिटीज थी। So, in a study to determine what distinguishes charismatic leader from others, Jung and Sosik in 2006 found that charismatic leadership or charismatic leaders consistently possess traits of self-monitoring, engagement in impression management, motivation to attain social power, and motivation to attain self-actualization।
तो जंग एंड सोसिक ने 2006 में एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने इस चीज़ को फोकस किया कि जो करिज्मेटिक लीडरशिप है या जो करिज्मेटिक लीडर्स हैं उनमें कौन सी क्वालिटीज़ कंसिस्टेंट हैं। तो उन्होंने जो क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई किया, जिन ट्रेड्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा जी जो ट्रेड इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो सेल्फ मॉनिटरिंग है, इंगेजमेंट इन इम्प्रेशन मैनेजमेंट है कि वो खुद वो सेल्फ मॉनिटर्ड होते हैं, वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट में इंगेज होते हैं, वो अपना इम्प्रेशन बहुत हाई रखते हैं, वो सोशल पावर को अटेन करना चाहते हैं और उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है कि वो खुद जो उनका सेल्फ बिलीफ है वो बहुत ज़्यादा होता है। देन इन शॉर्ट द ट्रेड अप्रोच इज अलाइव एंड वेल। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ट्रेड अप्रोच जो 1900 सेंचुरी 20th सेंचुरी के स्टार्ट पे चली थी वो अभी भी जिंदा है, अभी भी वो चल रही है। इट बिगेन विद एन एम्फसिस ऑन आइडेंटिफाइंग द क्वालिटीज ऑफ ग्रेट पर्सन। ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी कि ग्रेट पर्सन की क्वालिटीज क्या हैं। Then it shifted to include the impact of situations on leadership. Then इसमें shift आई कि लीडरशिप के ऊपर जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं उनका एक इम्पैक्ट होता है। Then it currently has shifted back to re-emphasize the critical role of traits in effective leadership। तो अभी जो हमने रिसेंटली इसकी charismatic leadership की बात की तो ये इसका रिसेंट टर्न है कि अब ये देखती है कि इफेक्टिव लीडरशिप में जो वो कौन सी ट्रेड्स हैं जिनका क्रिटिकल रोल है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये करिज्मेटिक लीडरशिप है। तो करिज्मेटिक लीडर्स कौन होते हैं, उनकी यूनिवर्सल क्वालिटी या उनकी एक सिमिलर या कंसिस्टेंट क्वालिटीज कौन कौन सी जो है वो हो सकती हैं। उसके बाद जो हम बात करेंगे हिस्टोरिकल शिफ्ट्स इन ट्रेड पर्सपेक्टिव। तो ये हम एक समरी की बात करेंगे कि ट्रेड के पर्सपेक्टिव में डिफरेंट शिफ्ट्स क्या आई, कौन कौन से रिसर्चर ने इसके ऊपर काम किया। तो अर्ली 1900s में जो है अर्ली 20th सेंचुरी में ग्रेट मैन थ्योरीज का नाम दिया गया जिसको हमने डिस्कस किया कि ये इननेट क्वालिटीज़ हैं जो कि ये जो लीडर्स हैं वो अपनी कुछ ट्रेड्स के साथ जो है वो पैदा होते हैं जिसकी वजह से वो लीडर होते हैं। और नॉन लीडर्स में जो है वो ट्रेड्स जो है वो नहीं होते। देन सेकंड जो है जो इसमें शिफ्ट आया वो 1930s टू 1950s में आया, ट्रेड्स इंटरेक्टिंग विद सिचुएशनल डिमांड्स ऑन लीडर। जो सेकंड फेज है कि हमने ये कहा कि जो सिचुएशनल डिमांड्स होती हैं लीडरशिप की क्वालिटीज़ की, जो लोग वहाँ पे उन क्वालिटीज़ को शो करते हैं वो लीडर्स के तौर पे सामने आते हैं। So Landmark and Stockdale in 1948 study analyzed and synthesized 124 trade studies। इन्होंने 124 जो ट्रेड की स्टडीज हो गई हुई थी उन्होंने उसको स्टडी किया, उनको एनालाइज किया। देन लीडरशिप रिकंसेप्चुलाइज्ड एज ए रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन ए सोशल सिचुएशन। उन्होंने कहा जी एक सोशल सिचुएशन होती है उसके अंदर जो है वो लोगों का रिलेशनशिप जो है उसको लीडरशिप कहा जाता है। Mann in 1959 reviewed 1400 findings of personality and leadership in small groups. Less emphasis on situations suggested personality traits could be used to discriminate leaders from non-leaders। तो मान जो 1959 में आया वो अपने वापस उसकी तरफ चला गया कि जी लीडर्स और नॉन लीडर्स के दरमियान डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बहरहाल इस फेज में जो मेजर हमारा फोकस है रहा वो सिचुएशन के ऊपर रहा कि ये सिचुएशन बेस्ड जो है वो लीडरशिप होती है। देन द थर्ड फेज जो हम बात कर रहे हैं रिवाइवल ऑफ क्रिटिकल रोल ऑफ ट्रेड्स इन लीडर्स इफेक्टिवनेस, जिसमें हमने करिज्मेटिक लीडरशिप की भी बात की। Stockdale in 1974 analyzed 163 new studies with a 1948 study finding, validated the original study, 10 characteristics positively identified with leadership। इन्होंने लीडरशिप की 10 कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कॉमन थी उसको आइडेंटिफाई किया, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे। देन लॉर्ड डेविडर एंड एलेक्जर इन 1986 they done the meta analysis। so personality traits can be used to differentiate leaders and non leaders। इन्होंने भी ये कहा कि जी लीडर्स और नॉन लीडर्स को पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बेस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो इसमें पर्सनैलिटी और बिहेवियर्स की बात की गई, अगेन प्रिज्मेटिक लीडरशिप की बात की गई। तो इनके अंदर अगर हम 5 मेजर लीडरशिप ट्रेड्स की बात करें तो वो 5 जो कॉमन जो लीडरशिप ट्रेड्स हैं वो हमारे पास इंटेलिजेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, इंटेग्रिटी है और सोशबिलिटी है। ये टू मतलब हम करंट रिसर्च की बात करते हैं कि करंटली जो है रिसर्चर्स चीज़ पे एग्री करते हैं
कि ये 5 जो है वो मेजर लीडरशिप ट्रेड्स हैं कि अगर ये लोगों में ये ट्रेड्स हों तो वो लीडर्स हो सकते हैं, जबकि नॉन लीडर्स में ये 5 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं अवेलेबल होती। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टॉकडिल का जो सेकंड सर्वे उसने किया 1974 में, उसने 10 लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया। इसमें उसने कहा जी ड्राइव फॉर पर्सनैलिटी एंड टास्क कंप्लीशन, कि इसमें जो है जो लीडर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मतलब जो भी लीडर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हटता, एंड टास्क कंप्लीशन, और वो टास्क कंप्लीशन की तरफ जो है वो जाते हैं। तो इसमें हमने ये कहा कि जो फर्स्ट स्टॉक डील के मुताबिक उसका सेकंड सर्वे था और उसने 10 लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया। इसमें जो पहली हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात की वो ये है कि वो जो लीडर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और टास्क कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनमें मोटिवेशन होती है कि वो जब भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है वो हमेशा आगे आते हैं, और जब टास्क कंप्लीशन की बात आती है तो वो टास्क भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड, विगर एंड परसिस्टेंस इन परस्यूट ऑफ गोल्स, कि वो जो गोल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको अचीव करने की तरफ जाते हैं, वो उससे पीछे नहीं हटते। थर्ड, रिस्क टेकिंग एंड ओरिजिनलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो रिस्क टेकर्स होते हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि रिस्क लेना पड़े तो वो रिस्क से पीछे नहीं हटते, वो रिस्क लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। फोर्थ, ड्राइव टू एक्सरसाइज इनिशिएटिव इन सोशल सिचुएशन के अंदर वो इनिशिएटिव लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, वो खुद को उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ होता है, उनको पता होता है कि ये मुझ में ये क्वालिटीज हैं, मैं इसको ये टास्क को हम कंप्लीट कर सकते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज्यादा होता है। देन विलिंगनेस टू एक्सेप्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन एंड एक्शन, वो डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं और फिर वो उसके कंसिक्वेंसेज को एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई सिचुएशन अगर ठीक हो गया तो वो उसका क्रेडिट ले लें, और कोई अगर डिसीजन जो है वो गलत हो गया तो वो उससे पीछे हट जाएंगे, ये तो मेरा डिसीजन था ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा डिसीजन का और एक्शन का, वो उसके कंसिक्वेंसेज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। रेडीनेस टू एब्जॉर्ब इंटरपर्सनल स्ट्रेस, कि जो स्ट्रेस होती है इंटरपर्सनल, वो जितनी भी स्ट्रेस आए वो उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। विलिंगनेस टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड डिले, कि अगर कोई फ्रस्ट्रेशन आती है या डिलेज आते हैं तो उसको वो टॉलरेट कर पाते हैं। अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल्स बिहेवियर, वो दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। Then the tenth is capacity to structure social interaction systems to the purpose at hand, कि वो social interaction में involve होते हैं ताकि जो पर्पस अभी करंट पर्पस है उसको जो है वो फुलफिल कर सकें। तो ये 10 क्वालिटीज हैं, 10 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लीडरशिप, अगर ये आपके पास हैं तो आप जो है वो लीडर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीडरशिप ट्रेड्स। हमने जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं लीडरशिप ट्रेड्स के ऊपर, हमने उनकी जो सिग्निफिकेंट रिसर्चर्स थे और जो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई की उनकी हमने यहाँ पे लिस्ट ली, कि सबसे पहले स्टॉकडिल ने 1948 में रिसर्च की और उसने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया। मान ने 1959 में रिसर्च की, उसने ये कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया। स्टॉकडिल ने अगेन दोबारा से 1974 में रिसर्च की और ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको अभी हमने डिस्कस किया ये उसने आइडेंटिफाई की। लॉर्ड डेविडर ने 1986 में रिसर्च की और उसने ये 3 क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद 1991 में लॉके और किर्कपैट्रिक ने रिसर्च की और उसने ये क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद जकारो, कैंप एंड बदर ने 2004 में रिसर्च की और उन्होंने इन कुछ क्वालिटीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई किया। इसमें से मोस्टली क्वालिटीज़ या ट्रेड्स वही हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा। एक जो चीज़ जो लाइक जैसे लॉर्ड और डेविड ने जो रिसर्च की इसमें है मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि लीडर वो होता है कि वो हैंडसम भी हो, वो थोड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप भी हो, वो थोड़ा सा हेल्दी भी हो, वो टॉल हो। इसको उन्होंने मस्कुलिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है कि उनके मुताबिक जो है वो लीडर होने के लिए आपकी फजीक जो है वो अच्छी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये डिफरेंट रिसर्चर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट ट्रेड्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया। तो ये एक लिस्ट जो है वो हमने दी है कि कौन कौन सी जो है रिसर्चर्स हैं उन्होंने कौन कौन सी
ट्रेड्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया कि ये लीडरशिप ट्रेड्स हैं। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट मेजर लीडरशिप ट्रेड्स। अब हम 5 लीडरशिप मेजर लीडरशिप ट्रेड्स के ऊपर बात करेंगे जो उनके अंदर कॉमन है। तकरीबन हर रिसर्चर ने के ऊपर बात की। These are the 5 major leadership traits: intelligence, self-confidence, determination, integrity and sociability। ये हमने इससे पिछली स्लाइड में भी बात की थी कि ये 5 क्या करंटली हम ये कहते हैं कि ये 5 ट्रेड्स हैं जो लीडर्स में जरूर होनी चाहिए। तो अब इन 5 लीडरशिप ट्रेड्स का क्या मतलब है, इनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, these are the 5 major leadership traits which should possess or cultivate if one seeks to be or perceived to be by others as a leader। तो अगर हम लीडर बनना चाहते हैं या हम ये चाहते हैं कि लोग हमें लीडर समझें या कहें, तो हमें ये 5 क्वालिटी या तो होनी चाहिए या हमें इनको जो है वो डेवलप करना है। फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस, द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इंक्लूडिंग वर्बल, परसेप्चुअल एंड रीजनिंग कैपेबिलिटी। तो इंटेलिजेंस, सबसे पहले जो लीडर होता है उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंट का मतलब क्या है कि उसमें वर्बल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए मैंने किस स्टेज पे क्या चीज़ बोलनी है। परसेप्चुअल होना चाहिए, वो परसीव कर सके चीज़ों को वक्त से पहले अंडरस्टैंड या फोरकास्ट कर सके। एंड रीजनिंग कैपेबिलिटीज, और अगर कुछ चीज़ें उसके पास आती हैं तो उसकी रीजंस को अंडरस्टैंड कर सके। सेकेंड है हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये हम इसका आइडिया सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, द एबिलिटी टू बी सर्टेन अबाउट वंस कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स। जो लीडर है उसको अपनी स्किल्स के बारे में जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको खुद पे 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो उसमें स्किल्स हैं, जो उसकी कॉम्पिटेंसीज हैं। इसमें सेल्फ एस्टीम उसके पास होनी चाहिए, वो उसकी सेल्फ एस्टीम हो, सेल्फ एश्योरेंस हो, सेल्फ बिलीव हो टू मेक अ डिफरेंस, उसमें ये यकीन हो कि वो चेंज लेके आ सकता है। देन थर्ड इसमें जो ट्रेट है हमारे पास वो है डिटर्मिनेशन, द डिजायर टू गेट द जॉब डन। वो इतना डिटर्मिन्ड हो कि वो जो भी जॉब है, जो भी टास्क है, उसको जो है वो कंप्लीट करना चाहे। उसमें ये विलिंगनेस होनी चाहिए, ये विश होनी चाहिए कि जो भी जॉब या टास्क है उसको हमने कंप्लीट करना है। दैट इज इनिशिएटिव होना चाहिए उसमें, परसिस्टेंस होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट हो, डोमिनेंस हो और ड्राइव हो। तो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए। देन इंटेग्रिटी, द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, दे आर लॉयल, डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी। कि जो लोग हैं वो उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, लोग उनके ऊपर जो है वो लोग उनको कहते हैं कि ये ऑनेस्ट हैं, लोगों को ये पता होता है, उनको फॉलो पता होता है कि हमारे साथ लॉयल हैं, हम इनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो इंटेग्रिटी जरूर होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा लीडर है, वो खुद को लीडर कहता है या कहलवाता है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि हमें चीट करेगा, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता, ये हमारे पास साथ लॉयल नहीं है, जिसका उसमें इंटेग्रिटी नहीं है और वो लीडर नहीं बन सकता। देन सोशेबिलिटी, द लीडर्स इंक्लिनेशन टू सीक आउट प्लेजेंट सोशल रिलेशनशिप। जो लीडर्स होते हैं वो अच्छे रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं, प्लेजेंट रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। लीडर हु शो सोशेबिलिटी आर फ्रेंडली, आउटगोइंग, courteous, tactful and diplomatic। तो वो थोड़ा सा सोशल होते हैं, वो चीज़ों को सोशली हैंडल कर सकते हैं। तो ये 5 जो है वो लीडरशिप की ट्रेड्स हैं जो आज ये बिलीव किया जाता है कि अगर एक लीडर है तो उसमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होनी चाहिए, या अगर हम ये चाहते हैं कि हम लीडर बने तो हमें ये 5 क्वालिटीज़ जो है वो आनी चाहिए। अगर ये 5 क्वालिटीज़ हैं तो हम लीडर बन सकते हैं, अगर ये 5 क्वालिटीज़ नहीं हैं तो हम लीडर जो है वो नहीं बन सकते। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट मॉडल पे, 5 फैक्टर पर्सनैलिटी मॉडल एंड लीडरशिप। So over the past 25 years, a consensus has emerged among researchers regarding the basic factors that make up what we call personality।
तो ये जो थ्योरी है 5 फैक्टर पर्सनैलिटी मॉडल, ये पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं और ये कहते हैं कि जी 5 मेजर एलिमेंट्स हैं जिससे किसी एक बंदे की पर्सनैलिटी बनती है और वो पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी है लीडरशिप के लिए। These factors, commonly called the Big Five, are neuroticism, extraversion, openness, agreeableness, and conscientiousness. तो ये 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम कहते हैं कि अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बनती है और आप लीडरशिप कर सकते हैं। अब इन 5 ट्रेड्स का मतलब क्या है? सबसे पहले न्यूरोटिसिज्म, द टेंडेंसी टू बी डिप्रेस्ड, एंक्शियस, इनसिक्योर, वल्नरेबल एंड होस्टाइल। तो ये कहा जाता है कि जी आपके पर्सनैलिटी फैक्टर में अगर ये ट्रेड्स हैं, न्यूरोटिसिज्म है, तो आप लीडर बन सकते हैं। क्या आप में डिप्रेस, अब देखने में ये लग रहा है कि डिप्रेशन होगी तो आप लीडर बनेंगे, ये बेसिक डिप्रेशन नहीं है, ये एंक्शियस है, इनसिक्योर है, होस्टाइल, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों के बारे में एंक्शियस रहते हैं, सोचते हैं, आप थोड़ा सा सिचुएशंस के साथ इनसिक्योर फील करते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेंट हैं आप। सेकंड जो ट्रेड जो उसमें बात की जाती है वो एक्स्ट्रा वर्जन की है, द टेंडेंसी टू बी सोशिएबल एंड असर्टिव एंड टू हैव पॉजिटिव एनर्जी, कि आप एक स्टेप आगे आते हैं सोशल रिलेशन में, लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, अपनी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, लोगों को साथ डिस्कशंस करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। थर्ड है ओपननेस, द टेंडेंसी टू बी इन्फॉर्म्ड, क्रिएटिव, इंसाइटफुल एंड क्यूरियस, कि आप ओपन है, आप इंफॉर्मेशन भी लेते हैं लोगों से, क्रिएटिव हैं, जब न्यू चीज़ आती है तो आप उसको अडॉप्ट करते हैं, इनसाइटफुल हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है, सिचुएशन आती है, उसको डीपली जो है वो आप देखते हैं, और क्यूरियस होते हैं, चीज़ों को डिटेल में देखने की आदत होती है आपको। जो नेक्स्ट हमारे पास ट्रेट है वो है जी एग्रीएबलनेस, द टेंडेंसी टू बी एक्सेप्टिंग, कंफर्मिंग, ट्रस्टिंग एंड नर्चरिंग। तो आप में ये टेंडेंसी है कि आप लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, लोगों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और ट्रस्ट करते हैं लोगों के साथ मिल के चलते हैं। देन conscientiousness, the tendency to be thorough, organized, controlled, dependable and decisive। तो आप में ये टेंडेंसी है कि आप एक कंप्लीट डिसीजन लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं खुद को कंट्रोल्ड रखते हैं, अपने आप पे डिपेंड करते हैं और डिसाइसिव होते हैं। जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो इस क्लैरिटी के साथ लेते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है उसको आपने एंड तक जो है वो लेके जाना है। फिर उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट बात करते हैं, जिसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो जो 5 फैक्टर पर्सनैलिटी मॉडल लीडरशिप है, और ये बिग 5 लीडरशिप स्टडी की गई यूजिंग मेटा एनालिसिस बाय जज एट ऑल इन 2002। तो इनके रिजल्ट्स क्या है? इन्होंने बहुत सारी स्टडीज को मिला के उसका मेटा एनालिसिस किया। तो द रिजल्ट अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड लीडरशिप। तो ओवरऑल रिजल्ट ये आया कि जो आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स हैं और लीडरशिप, इनके दरमियान बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक्स्ट्रावर्जन, द फैक्टर विच इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद लीडरशिप। तो उनकी फाइंडिंग ने बताया कि जो एक्स्ट्रावर्जन की जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा उसका लिंक है लीडरशिप के साथ। मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक्स्ट्रावर्जन है, कि अगर किसी लीडरशिप में एक्स्ट्रावर्जन की क्वालिटी है तो वो लीडरशिप हो सकता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ इफेक्टिव लीडर। तो जितने भी इफेक्टिव लीडर्स हैं उनकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक्स्ट्रावर्जन है। Then second one is the second most important leadership is conscientiousness. That is the second most related factor. The third and fourth one is neuroticism and openness. Next most related factor, where
न्यूरोटिसिज्म इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद लीडरशिप। ये जो भी आपने बात की थी कि इसका जो रिलेशनशिप इनकी स्टडी में आया वो नेगेटिव था। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिसर्च के हम इसको फर्दर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टैटिस्टिक को, कि अगर कोई पर्सन जो है उसमें इनसिक्योरिटी है, एंशियसनेस ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है, तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई किया इस स्टैटिस्टिक को कि इसका जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है लीडरशिप के साथ। ये क्वालिटी जितनी ज़्यादा होगी किसी लीडर के अंदर, वो उतना ज़्यादा लीडरशिप वो नहीं कर सकेगा, उसकी लीडरशिप उतनी ज़्यादा इनफेक्टिव होगी। एंड देन एग्रीएबलनेस ओनली वीकली रिलेटेड टू लीडरशिप, इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप था, लेकिन इसका रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव आया। सॉरी, पॉजिटिव रिलेशनशिप था लेकिन वीकर रिलेशनशिप था, कि ये उसके साथ इसका रिलेशनशिप तो है लेकिन वो रिलेशनशिप जो है वो वीकर रिलेशनशिप है। और उसके बाद जो हम बात करेंगे, अब हम फर्दर जो लेटेस्ट है हमारे पास, हम इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप की बात करेंगे। Another way of assessing the impact of traits on leadership is through the concept of emotional intelligence, which emerged in the 1990s as an important area of study in the psychology. So it has been widely studied by the researchers and has captured the attention of many practitioners. तो एक और तरीका जो हमारे पास, एक और मेथड जो हमारे पास, जिससे हम डिफरेंट ट्रेड्स के लीडरशिप के ऊपर इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। और ये 1990s में जो है ये साइकोलॉजी की फील्ड में ये थ्योरी जो है वो इमर्ज हुई है, और इस अब बहुत सारे रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर जो है इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? एज द टू वर्ड्स सजेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस हैज टू डू विद आवर इमोशंस। इसका ताल्लुक जो है वो हमारे इमोशंस के साथ होता है, अफेक्टिव डोमेन, एंड थिंकिंग, दैट इज कोग्निटिव डोमेन, एंड द इंटरप्ले बिटवीन द टू। तो इसके अंदर फर्स्ट हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस, फर्स्ट पार्ट हमारे इमोशंस हैं, जो हमारा अपना इंटरनल सिस्टम है कि हम कैसे लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं या लोगों से कैसे इफेक्ट होते हैं। सेकेंड है इंटेलिजेंस, जो हमारा थिंकिंग है, हम कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उसके ऊपर एक्ट करते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप क्या है। Whereas intelligence is concerned with our ability to learn information and apply it to the life task. तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि ये हमारी जो अपनी एबिलिटी है कि हम कैसे इंफॉर्मेशन को लर्न करते हैं, हम कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, और फिर हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं डिफरेंट टास्क के ऊपर जो है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज कंसर्न विद आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस and apply this understanding to the life's tasks. तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हम जो है वो जो हमारे ये हमारी एबिलिटी है कि हम इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, हमारे अपने इमोशंस और हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके इमोशंस, और फिर उस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करें जो हमारी जिंदगी लाइफ के जो डिफरेंट टास्क है, जो ऑफिशियल टास्क है, उसके ऊपर। सो स्पेसिफिकली emotional intelligence can be defined as the ability to perceive and express emotions. तो specifically हम ये कह सकते हैं कि emotional intelligence क्या है? Emotional intelligence एक ability है जिसमें आप emotions को perceive करते हैं, समझते हैं, उसको ज़ाहिर करते हैं। किस लिए? To use emotions to facilitate thinking, ताकि आप उन इमोशंस को इस्तेमाल कर सकें, यूज़ कर सकें थिंकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। टू अंडरस्टैंड एंड रीजन विद इमोशंस, इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकें, उनके साथ जो रीजन अटैच्ड हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें, एंड टू इफेक्टिवली मैनेज इमोशंस, और उसके बाद उन इमोशंस को इफेक्टिवली आप मैनेज कर सकें विद इन वन सेल्फ, हमारे अपने अपने आप में, एंड इन रिलेशनशिप विद अदर्स, और दूसरों के साथ। तो स्पेसिफिक हम ये कहा कि इमोशन इंटेलिजेंस क्या है, कि हम अपने इमोशंस को समझें, लोगों के इमोशंस को समझें, उनको एक्सप्रेस करें, और उसके बाद उन इमोशंस को हम यूज़ करें थिंकिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उन इमोशंस के साथ जो रीजंस अटैच्ड हैं उसके लिए, और उसके बाद
हम उन इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करें, अपने आप में भी और लोगों के साथ भी। सर काफी नहीं हो गया? बस इट्स जस्ट अबाउट टू कंप्लीट। चलें, सुबह से क्लास